के बारे में जानकारी दें। जी डॉक्टर साहब, हम सभी औपचारिकता पूरी करने से पहले सीधे ही अवाना जी को आमंत्रित करते हैं कि अवाना साहब आए और हम सबको जो ये आज पर्यावरण का संरक्षण में जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, एनसीआर दिल्ली जहरीली गैस का चैम्बर बना हुआ है, हम सब बिल्कुल देख रहे हैं उसको। अवाना साहब हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और ये बताएं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या बेहतर होगा। जी जी अवाना साहब, सुन पा रहे हैं अवाना साहब? वो बीच में एक बार डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर कनेक्ट हुए। जी जी, अभी वो कोई व्यस्तता चल रहे हैं सर, गाड़ी में चल रहे हैं अवाना साहब। तो जब तक हम मीना जी से रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ बता रहे थे, मीना साहब, द एनर्जी ऑफ फ्यूचर। जी 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 वैज्ञानिक साहब। सर सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर। और जिस तरह से कुछ दिन पहले इंडोनेशिया हमारे पड़ोसी देश ने एक कानून लाए थे कि जो भी बच्चा ग्रेजुएट होगा उसके लिए उसको मिनिमम कुछ प्लांट लगाने होंगे, और वो एक तरह से मैंडेटरी रूल लागू किया था। उसकी वजह से मेरे ख्याल से जो नई जनरेशन है वो प्लांटेशन और पर्यावरण के प्रति एक दिशा में अच्छा प्रयास करेगी। तो उस तरह से सर इस तरह के छोटे छोटे प्रयास जो भी है ना, वो हमारे धरातल से और बचपन से शुरू होंगे। तो उसमें बहुत ज्यादा एक मतलब कम साधन में, कम समय में और एक लंबे समय के लिए जीवन भर टिकाऊ समाधान होगा। और इसकी शुरुआत हम हमारे ऑक्सीजन आंदोलन से कर रहे हैं, जिसमें हर एक ग्रामीण बच्चे को एक पौधा गिफ्ट देते हैं, क्योंकि पर्यावरण की जानकारी हमें है लेकिन हमारे पास समय और जगह का अभाव हो जाता है मेट्रो सिटीज में। तो लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है प्लांटेशन करने की, प्लांट गिफ्ट करने की। तो इस तरह से सर अभी ये कोविड पीरियड को हटा दे तो 17, 18 और 19 हमने 3 साल में मतलब लगभग 102 स्कूलों में और लगभग 30,000 के करीब प्लांटेशन, एक एक बच्चे को एक एक पौधा, जो बस यही क्राइटेरिया था कि बच्चे 6 क्लास से 12वीं क्लास तक के हों, गांव के बच्चे हों, ताकि उनको वो पौधे लगा सके। तो इस तरह से सर हमारा मिनिमम बजट में, यानी कि पर प्लांट 7 रुपए भी नहीं पड़ा, और हमारे 30,000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और साथ में उन बच्चों को उनके काम की चीज यानी कि कैरियर गाइडेंस हमने लोकल सक्सेस स्टोरीज के साथ में पेश किया, क्योंकि हमारे बच्चों को अमेरिका के एग्जाम्पल इतने ज्यादा मोटिवेट और अट्रैक्ट और एनर्जी नहीं भर पाएंगे, हमें लोकल एग्जाम्पल के साथ बताएंगे ना। तो ये मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ, इसलिए इस बात को ज्यादा महत्व देता हूँ। और बच्चों में मतलब उनके लेवल तक जब तक नहीं उतरेंगे ना, तब तक उनको लगेगा मतलब नहीं लगेगा कि प्रोग्राम हमारा है। इसलिए हमने कभी मतलब प्लांटेशन के टाइम में ऐसा नहीं सोचा कि हम दिल्ली से आए, और हमने यही कहा कि हम आपके बस इसी स्कूल से 5 साल पहले, 10 साल पहले पास आउट हो गए, और जो बात आपके दिमाग में आ रही है वही हमारे दिमाग में आ रही है। और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनके सर हमारा प्लांटेशन इतना सक्सेस रहा। और उनके मतलब पेरेंट, टीचर और बच्चे, इन तीनों के पास में सर एक अवसर होता है, जो अवसर आज 45 साल के युवा से छूट गया, तो वो फिर से कनेक्ट करके और एक्सचेंज आइडियाज का एक्सचेंज कर सकता है, विचारों का, अनुभव का। और सर ये काम बहुत आसानी से इस तरह से हम करने की शुरुआत की है, और उसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। और इस तरह से हम जैसलमेर तक पहुंच गए, कोटा में पहुंच गए। अभी मैं लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो दिखाऊंगा कि प्लांटेशन सर बहुत अच्छा सा हो गया सर। और मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। जैसे चाइनीज बैम्बू है, साल के 10 महीने अपनी रूट, अपनी जड़ को मजबूत करता है, और मात्र 2 महीने में वो बढ़ जाता है। तो हमारी साल भर की एक्टिविटी अपने आप को सीखना, सिखाना, मजबूत करना। और जब प्लांटेशन हमारा वर्षा काल में 2 महीने में काफी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन हमें प्रतिदिन, प्रतिपल, जब भी हमें टाइम मिले, हमें साइड बाय साइड एक दूसरे को करनी पड़ेगी हर तरह से। तो इसी साथ में सर मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ, और बाकी सभी सीनियर श्रोताओं को सुनेंगे और अपने आप को रिचार्ज करेंगे इस काम के लिए। बिल्कुल वैज्ञानिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब फिर पुनः अवाना साहब जुड़ चुके हैं और उनकी व्यस्तता को देखते हुए हम सीधे आमंत्रित करते हैं अवाना साहब को। अवाना साहब का हम सब जानते हैं कि अपने दिन की शुरुआत पौधे से करते हैं और 40,000 से अधिक पौधे, जैविक उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे कृषि के आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए करोड़ों की आय हमारे युवाओं को बताते हैं। तो हम सब सादर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार अवाना साहब। नमस्कार जी। सादर नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। जी अवाना साहब, वेलकम, मोस्ट वेलकम। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं कहीं शादी से आ रहा हूँ, रास्ते में तो थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और लेट से जुड़ने के लिए भी क्षमा चाह रहा हूँ। नहीं, आप समय आवाज दे आ रही रहे है हैं, मेरी बहुत सर? सर आप समय दे रहे हैं। आप बोलिए अपने पूरे आंदोलन के बारे में, पिछले अवार्ड के बारे में, और मुझे तो लगता है कि शादी में भी प्लांट देने का आजकल जो रिवाज चल गया है ना, उसके बारे में भी बात करना बड़ा रिलेवेंट होगा। सर माफी चाहता हूँ, एक तो मैं पेड़ देता बांटता नहीं हूँ, क्योंकि जी। फिर वो लोगों की आदत है इधर उधर रखने की, उनमें 10% ही लगते हैं। इसलिए मैं मेरे हाथों से ही जाके कहीं भी ये लगाने हैं लगाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि उसको संभाल के जिंदा रखूं, उसको पानी अगर अगला कोई नहीं देता है तो मैं मेरी जिम्मेवारी लेता हूँ। नंबर 2, अभी आपने बताया 40,000, इसको थोड़ा ठीक करें। ये अभी सितंबर तक 75,000 पेड़ लगा चुका मैं और उसमें से 95% जिंदा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी जिस भाई को जैसा भी मौका मिले, सभी आदरणीय तो आके दिखाएं, देखें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बचपन से ही पेड़ लगाने का शौक था और लेकिन पहले मैं बारिश के दिनों में सिर्फ लगाता था। 1 जुलाई 10 से मैंने ये ठाना कि मैं रेगुलर रोज एक पेड़ लगाऊंगा। खास तौर से दिसंबर जनवरी में जब सर्दी ज्यादा पड़ती है और मई जून में गर्मी पड़ती है, उस समय भी पेड़ लगाऊंगा और उनको जिंदा रखना सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, सर्दी और मई जून में वो पेड़ लगाता हूँ थोड़े से बड़े हो और रफ टफ हो, जैसे हरे चारे के लिए नीम, अरडू, सेंजना, सहतूत, पिलकन आदि कुछ औषधीय पौधे हैं, आंवले, करंज, कचनार, ये बड़े पौधे हैं और रफ टफ हैं। अगर आप इनको सर्दी में और गर्मी में भी लगाएंगे और थोड़ा सा ध्यान देना जरूर पड़ेगा, जैसे अपन छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही शुरू में पानी का और थोड़ा बहुत जैसे ही बचा सके। अभी जो इन दिनों में लगा रहा हूँ सर्दी और जून में, वो करीब करीब मेरे फार्म पे है, मेरे फार्म के आसपास जो सरकारी जमीन है वही लगा रहा हूँ ताकि मैं उनको 1-2 दिन से संभाल सकूं। और 12 दिसंबर 16 को मैंने शिवम डेयरी की स्थापना की, जिसका नाम आजकल रुद्र शिवम डेयरी हो गया, क्योंकि स्टार्टअप योजना जो भारत सरकार की है, स्टार्टअप में नवाचार करने के लिए जो मैं पशुओं के अपशिष्ट का खाद बना रहा हूँ। 6 पशु पक्षी मेरे फार्म पर ही है। देसी गाय का गोबर, बकरी की मिंगनी, भेड़ की मिंगनी, ऊंट के मिंगने, घोड़ी की लीद और मुर्गी की पीठ। और उसके अलावा राजस्थान की माइंस के मिनरल, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, जियोलाइट, जिप्सम आदि ये मिला के और जैविक खाद बना रहा हूँ जो यूरिया, डीएपी, पोटास का सब्स्टिट्यूट है। तो ये भारत सरकार ने इसको स्टार्टअप में नवाचार में चुना और उसके 25 लाख की योजना थी। मुझे 18 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन किए, जो किसी तरह का लोन नहीं है, ये एक तरह से पुरस्कार है इस बात के दिए हैं कि आप अपने काम को और भी बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा पशु अपशिष्टों का भी किसानों को लाभ हो, किसानों को जैविक खाद भी मिले और कोई दूसरे भाई अगर कोई इस तरह की खाद बनाना चाहे तो उनको भी लाभ मिले। तो इस तरह से। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे अवार्ड के लिए, मुझे 4 नेशनल अवार्ड आज तक मिल चुके हैं, जिसमें ऑर्गेनिक नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड है। और अभी अभी पूसा के अंदर 25 से 27 फरवरी को मेला था, उसमें 27 फरवरी को जो नवा इनोवेटिव जो नेशनल किसान के लिए सबसे भारत सरकार का या भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है इनोवेटिव फार्मर का, वो मुझे 21 में मिला है। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्म जो 80 बीघा में पूरा जैविक खेती कर रहा हूँ और पशुओं के अपशिष्ट का बेस्ट प्रबंधन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे पूरा ऑर्गेनिक नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड है, ये मिला। उसके अलावा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है, ये मैं नहीं कह रहा,
IGFRI झांसी जो ICR का चारा अनुसंधान केंद्र है, उनके डायरेक्टर और साइंटिस्ट मेरे फार्म पे आए। उन्होंने कहा कि आप इंडिया में पहले फार्मर हो जो 22 तरह का बहुवर्षीय चारा लगा रहे हो। इसके लिए मुझे पुरस्कार मिला। और गायों की ब्रीडिंग के लिए IG ये जो IVRI रिसर्च इंस्टीट्यूट है डेयरी वालों का, उन्होंने दिया। ऐसे 4 नेशनल 4 स्टेट के। और आज अभी मीटिंग चल रही है NDDB की, और शायद कल खुशखबरी सुनाऊं मैं आपको कि भारत का सबसे बड़ा किसान पशुपालकों का अवार्ड है, जिसका नाम है किसान गोपाल रतन जी। और गोपाल रतन की अभी मीटिंग चल रही है NDDB में। शायद अभी थोड़ी देर में उसकी खुशखबरी मैं कल दे सकता हूँ। उसमें 5 लाख रुपए और गोपाल रतन मिलने की मुझे उम्मीद है। और इस तरह से 3-4 स्टेट का एक पुरस्कार है, वो भी पाइपलाइन में है। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने इस बार पद्मश्री के लिए भी अप्लाई किया है। और ठीक है, अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसा भारत सरकार किसानों को दे रही है वो मिलेगा। इसमें आप सब लोगों का ये दुआएं और आशीर्वाद काम करेंगे, 1-2 साल में वो मिलेगा। तो पर्यावरण के प्रति बचपन से ही, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तभी मैंने ऊंट से बाजरा बीज दिया था। और फिर छुट्टी लेके मैं जो देखने गया वापस कि मैंने जो 2 अढ़ाई बाजरा बीजा वो कैसा उगा है, यानी खेती के प्रति भी लगाव था। और 5वीं क्लास में एक साइंस में एक लेसन था जब मैं पढ़ता था, ये लगभग 72-73 की बात है, कि वनों का महत्व है। और उसी समय मैंने मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिली उस लेसन से कि पेड़ हमें ऑक्सीजन छाया नहीं देते हैं, हमारे लिए जीवन में ये प्लास्टिक तो अब आया है, बाकी सारी चीजें हमें उसी पेड़ों से ही मिलती थी। तो तभी मैंने ठान लिया था कि मैं जरूर पर्यावरण के प्रति और पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाऊंगा। और जैसा आदमी को जीवन में मैंने ये सीखा है कि आदमी को जीवन में 21 पेड़ लगाने चाहिए। 9 या 10 तो पेड़ हम जब हायर एजुकेशन लेते हैं तब तक इतना कागज वेस्ट करते हैं या काम में लेते हैं कागज को, कि उससे 9-10 पेड़ कटते हैं। और 9-10 पेड़ ऐसे करते हैं कि हम बड़े होने के बाद हमारी शादी से लेके और मकान बनाते हैं, फर्नीचर और दूसरा इस तरह की लकड़ी और को काम में लेते हैं फर्नीचर अन्य में, कि उससे भी 9-10 पेड़ कटते हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में जिस दिन हम ऊपर जाएंगे उस दिन भी हमें 1 पेड़ चाहिए। तो इस तरह से 20 पेड़ तो ये हमारे कारण कटते हैं, हर व्यक्ति के कारण कटते हैं। और 21वां 1 पेड़ हम ज्यादा लगाएं ताकि हम इसको, हमारे पर्यावरण को, इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को कुछ दे सके। तो इस तरह से मैं आप सब लोगों के सहयोग से कार्य कर रहा हूँ। 15 तरह की मैं खेती कर रहा हूँ, जिसकी सबसे खास बात है, एक तो 0 बजट प्राकृतिक खेती है। 0 बजट का तो मैं समझाऊंगा तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, अभी समय नहीं है। बाकी वास्तव में मैं खर्चे कम करके 0 बजट पे काम कर रहा हूँ। नंबर 2, पूरा फार्म ऑर्गेनिक है। और जो हमारे ऊंट और बैल है उनको पूरा खेती में, ट्रैक्टर हैं 2, लेकिन उनको भी यूज कर रहा हूँ जहां जहां जैसी जरूरत हो, क्योंकि बहुवर्षीय चारा खूब है इसलिए उनका खर्चा नहीं है। और डीजल की क्या रेट है ये आपको पता ही है। तो और अब सबसे बड़ी बात है कि बताऊं कि इस बार मैंने राजस्थान में पहला फार्मर हूँ, ये राजस्थान सरकार कह रही है कि 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया मैंने इस बार। और मेरे जो फार्म पे पानी की कमी है, इसलिए वर्षा जल को वो अमृत होता है, आप जानते हैं। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी खास बात ये है फार्म की कि सेक्स सार्टेड सीमन मोदी जी ने 17 में परमिशन दी थी और 19 से मैं यूज कर रहा हूँ। सेक्स सार्टेड सीमन का मतलब है कि वो सीमन आप यूज करोगे लागू किया है। और मेरे फार्म पे अभी तक 53 बछड़ियां पैदा हो गई है और 64 प्रेग्नेंट हैं जिनकी पीढ़ी हो गई है। तो इस तरह से मेरी संख्या है वो गायों की जस्ट डबल हो रही है। आपके यहाँ किसी की गाय है, 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी। मेरे यहाँ 10 ब्याएंगी, 10 की 10 बछड़ी लाएंगी, तो इससे मेरी इनकम भी बढ़ रही है। और जो ये बछड़े नालायक रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, खेतों में नुकसान करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आप सब जानते हैं, इसका भी फायदा है। इस तरह से मैं सब लोगों की मैं सबसे निवेदन करूंगा, जैसे कभी टाइम मिले तो जयपुर से 50 किलोमीटर रोड पे है, आके
मेरा उत्पादन भी करें, और जो आपको इससे संबंधित कोई पर्यावरण से या खेती बाड़ी से है तो मुझे भी सिखाएं। और कोई इस तरह ट्रेनिंग से है अवाना धन्यवाद, साहब? मुझे आज जोड़ा और मौका दिया। नहीं, कोई ट्रेनिंग शेड्यूल भी जी है जी क्या डॉक्टर साहब। वॉक इन इंटरव्यू की तरह? हमारे यूथ आपको ट्रेनिंग, विजिट करें, कभी कभी कोई प्रशिक्षण, जिसको कहते हैं ना चलता फिरता प्रशिक्षण, जी जी जी। ऐसा ऐसा आप कभी कोई प्रयोग अगर कर किसी रहे भाई ने हैं? मेरी फोटो देखी हो, जी आज किसी भाई ने अगर मेरी फोटो देखी हो तो देखोगे आप 35 किसान पेड़ लगा रहे हैं। ये एक कर्ट्स एनजीओ है, उस वो ट्रेनिंग देता है, उसके किसान आए थे। और पशुपालन विभाग जो ट्रेनिंग 5 दिन की देता है वो भी विजिट करने आते हैं। जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 4th ईयर के मेरे यहाँ विजिट करने के लिए भी आते हैं, और उनको जैसा मैं जानता हूँ वैसे सिखा रहा हूँ। तो अगर आप जैसे बता रहे हैं कोई आना चाहे तो जितना मुझे नॉलेज है मैं पूरा सिखाने को तैयार हूँ। वो चाहिए 1-2 दिन रुकना भी चाहें या सुबह आके शाम को आए, पूरे फार्म विजिट भी कराऊंगा, और जैसा भी है उनको 1 घंटे 2 घंटे की जो भी इनका इंटरेस्ट है। अब मैं युवा किसानों से खासतौर से ये कहता हूँ, और आपको भी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो जल्दी इनकम, क्योंकि किसान युवा है वो जल्दी कोरोना के बाद खेती तो करना चाह रहे हैं, जल्दी इनकम चाह रहे हैं। तो जो 6 महीने में इनकम करना चाहे वो पोल्ट्री स्टार्ट करे, खासतौर से देसी मुर्गे मुर्गी और कड़कनाथ की। जो साल भर में इनकम लेना चाह रहा है वो करे गोट्री, सीप एंड गोट की। और आपका म्यूट हो गया है सुरेंद्र जी, फोन आपका म्यूट हो गया है बीच में। अगर साल बाद ही फल देंगे, इस तरह से मैं युवाओं को बताता हूँ, और आपके माध्यम से जो भी आए, 1 आए 25 आए 50 आए, सब स्वागत है। जो मुझे नॉलेज है मैं बताऊंगा। गाय का दूध मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा, है ना? ऐसा है। छाछ, दूध, दही और मक्खन सब मिलेंगे डॉक्टर साहब। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप जैसे पद्मश्री होने ही चाहिए हमारे, हमारी ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जी जी पूरन जी, कैरी ऑन करें। देखिए आज चलते हुए भी उन्होंने पूरे जमाने को चलना सिखा दिया सुरेंद्र भाई जी ने। थैंक यू सो मच। आपने इतना व्यस्त होते हुए और शादी में बिजी होते हुए भी आज एक अच्छी सी चर्चा में हमारा बहुत मार्गदर्शन कर दिया है, और निश्चित रूप से यहाँ मैं भी मेहनत। आप सभी का आभारी हूँ, सभी का आभारी हूँ। आपने भी मुझे इस लायक समझा और जोड़ा, और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी इस तरह का मौका और मुझे दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे यूथ को आइकन बनिए, क्योंकि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। आज सबसे बड़ा कैरियर ब्लॉक है ये। उसके शायद घर में गाय होगी, भैंस होगी, डांग है, जंगल में रहता होगा, लेकिन उसके मन में ये उमंग नहीं है कि मैं किसान बन जाऊं। तो जैसे ही आपके अवार्ड्स की लिस्ट देखते हैं तो शायद छोटी सी इच्छा हो। डॉक्टर साहब, बचपन से क्या है कि बच्चों में ये डाल देते हैं कि पशुपालन यदि घाटे का सौदा है। और आप ऑर्डर करोगे डीडी किसान में, मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरे 2.5 साल का पोता है, और मैंने घोषणा की है कि मैं उसको किसान बनाऊंगा, और मैं नेशनल अवार्ड लेके नेशनल किसान, इंटरनेशनल फार्मर बनाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। आप सच मानिए, मुझे आज वैसी फीलिंग आ रही है। मैं एक डॉक्टर तेज प्रताप में पंजाब में गया, लुधियाना में, और मैंने कहा वो किसान है, वो फ्लोरिकल्चर करते हैं। तो मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके पीए ने बताया सर वो अगले 6 दिन तक व्यस्त हैं, आप 7वें दिन 2 बजे आइए। दैट इज द स्टेटस। जो आप जैसे किसान होते हैं उनका ऐसा स्टेटस होता है। और वो ना केवल अपने फार्म पे काम करते हैं, बल्कि बहुत सारी कंपनियों में आके फ्लोरिकल्चर की राय देते हैं। बयाना के पास एक माली है जो पहले राष्ट्रपति भवन में रहते थे। मैं इन इलाकों को इसलिए बता रहा हूँ, वो अभी फूल उगाते हैं सूरत के पास, और कहते हैं सर मैं 40 ट्रक फूल एक्सपोर्ट करता हूँ, 40 ट्रक्स फ्रॉम दैट वेरी डांग एरिया। तो बहुत अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं सुरेंद्र साहब आप। और जैसे राजेंद्र भाई कई बार थानागाजी में बुला के वाटर हार्वेस्टिंग का ना डेमो करते हैं, वैसा वैसा पूरन जी हम भी कभी कभी अवाना साहब के फार्म पर चल के बच्चों का लाइव डेमो किया करें, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगी। बहुत सही आइडिया दिया सर, बिल्कुल सही बात है। सीइंग इज बिलीविंग। जो बच्चे मनोबल को तोड़ के घरों पर बैठे हैं ना, उनके लिए तो, और हम तो दिल से चाहते हैं सुरेंद्र भाई जी को जिस दिन पद्मश्री मिल जाए तो ये एक
एक तरह का वैक्सीनेशन होगा, बूस्टर होगा, ताकि बच्चे फिर पद्म श्री सुरेंद्र अवाना को देखने जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मीणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? हमारे साथ और भी साथी जुड़ चुके हैं और सर मैं बस इतना ही ऐड करूंगा यहाँ पर कि बायोगैस को भी साथ में जोड़ें, ताकि एक तो जो वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, दूसरा जो उसकी डिसेंट्रलाइज एनर्जी है, चाहे हीटिंग के लिए, पावर के लिए, वो भी मीट आउट हो जाए। और बायो फर्टिलाइजर, एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर भी मिले। तो बायोगैस का होना बहुत जरूरी है सर, ऐसे फार्म पर, ऐसे स्थान पर जहाँ संभवतः पर वो कर भी रहे होंगे, संभवतः वो कर भी रहे हाँ होंगे। बिल्कुल सर। और हमने तो हमारी कलम से उनको पद्मश्री मान लिया, जो मतलब एक आज के टाइम में एक सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आज हम इंटरनेशनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं ना सर, एक्चुअली अमाना साहब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम कर रहे हैं और नई पीढ़ी को एक दिशा दे रहे हैं। ग्रेट वर्ड्स, ग्रेट वर्ड्स। सर आधी मिनट और मिल सकती है प्लीज? आधी मिनट मिल जाएगी सर? अरे 1 मिनट नहीं, 10 मिनट लीजिए सर। मैं बताना चाहूंगा, गोबर का, देसी गाय के गोबर का मैं दूध के अलावा 10 चीजें बना रहा हूँ गोबर से। जैसे साहब ने अभी कहा है तो याद आ गया मेरे को। नंबर 1 तो मैंने पहले खाद का बताया, और गौमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ। उसके अलावा गोबर से बायोगैस, जिसमें 30 आदमियों के स्टाफ का खाना बन रहा है, वो बायोगैस भी बन रहा है। अभी मैं गोबर से ईंटें बना रहा हूँ। उसका मैंने एक मीटिंग हॉल बनाया है, 20 बाई 50 का एक मीटिंग हॉल बना लिया। गोबर की ईंट, वैदिक प्लास्टर, और अभी नितिन गडकरी जी ने जो लॉन्च किया है पेंट, उसकी मैंने एक ट्रेनिंग कराई है, वो पेंट भी मेरे यहाँ बनेगा, वो पेंट भी किया है। उसके अलावा अभी दीपावली पे मैंने 10,000 दीपक बना के, और जयपुर में जिनके मेरे दूध जाता है उनको सबको दिया है। और गमले बना रहा हूँ। उन गमलों का ये फायदा है, प्लास्टिक हटाओ, उस गमले में अगर पौधा लगा के आप बाहर रखोगे तो 1 साल लाइफ है उसकी। और उस गमले को अगर आप जमीन में गाड़ देते हैं, चाहे 6 इंच का हो, 9 इंच का, तो साल भर आपको खाद देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही पानी के और मिट्टी के संपर्क में आएगा, उसका थोड़ा थोड़ा जूस निकलता रहेगा। तो इस तरह से मैं 8-10 चीजें तो गोबर से बना रहा हूँ। और भविष्य में और भी 2-3 आइटम आने वाले टाइम में, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये भी बनाऊंगा, ताकि ये मूर्तियां जो गणेश चतुर्थी पे नदियों में इधर उधर जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, और ये जो गोबर की होगी, ये खेत में काम आएगी, ये बाद में इसका खाद में परिवर्तित हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर। ये कितनी बेहतरीन और इनोवेटिव बात आपने बताई है सर। हम तो बड़े फक्र कर रहे हैं आपके इस इनोवेशन के ऊपर, और मुझसे रहा नहीं जा रहा, जल्दी से जल्दी आते हैं हम आपके पास। वेलकम सर, वेलकम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर, थैंक यू। जी पूरन जी, नेक्स्ट स्पीकर को बुलाया जाए। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, और वो सुबह कह भी रही थी कि मैं गोबर के कंडों से हवन करके और हवन से पर्यावरण सुधारने पर अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वो पतंजलि की, राजस्थान की प्रचार पीठ की अध्यक्ष हैं, श्रीमती सुनीता जी, बीकानेर से। जी प्रणाम जी सभी को। नमस्कार जी। अभी मैं अवाना साहब को सुन रही थी, बहुत भाव विभोर हो रही थी, मन बहुत गदगद हो रहा था। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी हाँ मैम, आ रही है आवाज। जी, सर को सुन रही थी और ऐसा मन कर रहा था कि पहुंच कर मिला जाए। तो सबसे पूर्व तो मैं डॉक्टर साहब का, पूरन सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ कि हमारे को इस तरह से महान विभूतियों को मिलाने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे स्वाभिमान को ऊंचा उठा रहे हैं, युवाओं के स्वाभिमान को जागृत कर रहे हैं। हमारी खोई हुई चेतना है, जो हमारा स्वाभिमान खोया हुआ है, हम सोचते हैं कि क्या खेती में क्या रखा है, और पलायन कर रहे हैं जो शहरों की ओर, उनको एक राह मिलेगी। तो मैं अवाना साहब से निवेदन करूंगी कि इस तरह करते भी होंगे आप, युवाओं के लिए इस तरह की वेबिनार इसको ऑफलाइन की जाए मेरे हिसाब से,
ताकि हमारे जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको दिशा मिले। जमीनें सभी के पास रखी हैं, लेकिन वो कुछ उसमें सोचते हैं कि क्या करना है, हम तो नौकरियां करनी है, जो नौकरियों को भाग रहे हैं। और नौकरियां अब सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल है हुई है गवर्नमेंट जॉब, और उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन वो सालों सालों की तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए। तो अवाना साहब से निवेदन करूंगी कि बच्चों का इस तरह से मार्गदर्शन करें, तो शायद हमारे बच्चे गांव छोड़कर शहरों की ओर नहीं आएंगे, और एक राष्ट्र के लिए हमारे लिए अद्भुत योगदान होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर गांव छोड़कर हम शहरों की ओर आ गए तो क्या स्थिति हो रही है और होती चली जाएगी। आपने जो महत्वपूर्ण योगदान जो देश को दिया है वो पद्मश्री से कम नहीं है। पद्मश्री तो मिलेगा ही, लेकिन जो राष्ट्र को, जो ईश्वर आपको जो वरदान दे रहा है वो उस पद्मश्री से भी अद्भुत मैं उसको मानती हूँ, जो आपने इस तरह से सहयोग किया है राष्ट्र की आर्थिक और इस तरह से क्लाइमेट को सुधारने के लिए। और जैसा बता रहे थे कि गोबर के ईंटें बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, वास्तव में जब ये गणेश चतुर्थी को इस तरह से विसर्जन होता है तो मन बहुत व्यथित होता है कि हम किस तरह प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं। हालांकि मैं विषय से भटक गई हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ और कहा है बोलने के लिए, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे लिए। जैसे जवारों को पीपल पे चढ़ा देते हैं, जवारों को यूज नहीं करते हैं और प्रतिमाओं को विसर्जित करते हैं। कितना कितना नुकसान, कितना जल को कितना हानि होती है उससे, और इसलिए बहुत ही अच्छा है। तो पद्मश्री के तो योग्य है ही, लेकिन हम सभी समाज के भाई बहन आपको हृदय की गहराई से कोटि कोटि वंदन करते हैं कि इस तरह का जयपुर में, अगर आप जयपुर रहते हैं तो जयपुर में हम जल्दी ही डॉक्टर साहब और मिलकर ऐसा करके एक तरह से सेमिनार आयोजित करेंगे, अगर सबकी सहमति होगी तो हवन के लिए सबकी कह रहे तकदीर थे। होगी तो, है ना, सहमति नहीं, सबका भाग्य होगा, तो ऐसे समझ सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। नहीं, सबको एक योजना तो बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो जल्दी ही इसको करके युवाओं को ही उसमें बुलाया जाए ज्यादातर, और युवाओं के कॉलेज के बच्चों को चाहे कॉलेज में रख ली जाए, इस तरह से महुआ कॉलेज में रखें या आसपास कहीं भी रखें। तो जी। बहुत ही आप ये एक छोटी मोटी वेबिनार नहीं है, एक बहुत बड़ा दृष्टि मिलेगी हमारे युवाओं को, एक बहुत बड़ी चेतना मिलेगी। एक तो वेबिनार है 1 घंटे आधे घंटे की, लेकिन एक विचार होता है, वो विचार हमारे को पता नहीं कितना परिवर्तन की ओर लेके जाता है। एक छोटा सा विचार हमें कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आज ये अवाना साहब का विचार हम सोचते हैं, हमारे गुजर बंधुओं के नाम में सुन रही थी 2-4 दिन पहले भी हस्बैंड बोल रहे थे कि एक सुरेंद्र जी अवाना है, तो शायद वो वाइब्रेशन आई होगी उनसे पहुंची होगी, तो आज अवाना साहब के दर्शन भी हमने करने, ये शायद जानते होंगे। तो कह रहे थे अवाना साहब है जयपुर में, वो इस पे काम कर रहे हैं, तो आज उनके दर्शन हमें मिले हैं और साक्षात भी मिलेंगे। तो पुनः मैं हृदय की गहराइयों से अवाना साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और यज्ञ तो आज यज्ञ के स्पेशलिस्ट तो डॉक्टर साहब बुलाए ना आपने, कौशल जी कोई है करके, वो हमें बताएंगे तो और भी अच्छा होगा। छोटी सी जानकारी मैं दे देती हूँ कि हम हमारी चिकित्सा हम स्वयं ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहेंगे हमारी छुट्टी कर देंगे, ये तो योग वाले जितने भी हमारे 5 भूत हैं, आकाश जल पृथ्वी अग्नि वायु, इनके द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और कोरोना काल में यज्ञ का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। जिस तरह से हमारे बैक्टीरिया हमारे वायुमंडल में से ही कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया का नाश करता है। जब हम गाय का गोबर या गौमूत्र जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे सभी बैक्टीरियाओं के शरीर में नाश हो जाता है। और जब गोबर या कुछ औषधियां जब हवन कुंड में, अपन यज्ञ कुंड में जब यज्ञ करते हैं, तो या गाय का घी, जब अवाना साहब के सामने तो बोलना एक मेरे लिए बहुत तुच्छ सा रहेगा ये, तो जब गाय का घी या गोबर जब हम हवन कुंड में डालते हैं, उससे पूजा करते हैं, जो वो
उसकी जो धुआं निकलता है वो हमारे सारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, बैक्टीरिया का नाश करता है। कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि घी हम जब डालते हैं तो वेस्ट हो जाता है। कोई भी पदार्थ वेस्ट नहीं होता, वो पदार्थ दूसरे रूप में तत्व में बनकर हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है। तो इस तरह से पूरे कोरोना काल में मैंने 2 साल में मैंने खुद ने ये अनुभव किया है कि अगर आपने सुना हो तो एक भेषज यज्ञ होता है। एक तो दवा मुंह से दी जाती है, एक जब हम यज्ञ के पास बैठते हैं तो जो धुआं हमारे शरीर में जाता है यज्ञ के द्वारा, वो सीधा फेफड़ों में जाके हमारे रोम छिद्रों तक पहुंचता है। और जो औषधि, जिस औषधि से हम यज्ञ करते हैं, वो औषधि डायरेक्ट हमारे रक्त में प्रवाहित होती है और हमारे रक्त को संचार करती है, रक्त को शुद्ध करती है। चाहे एलोपैथी में ये न माना जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा। यज्ञोपैथी का एक समग्र चिकित्सा पैथी इसको माना है। और जिस औषधि से हम, जिस तरह का रोग हो, उस औषधि से भी हम यज्ञ कर सकते हैं। जो हुक्का पीते हैं ना गाँव में, जी जी, आजकल तो हुक्का बार बने हुए हैं। आजकल दमा वाले लोग इनहेलर लेते हैं, इसी का एक हाँ छोटा जी, हुक्का आता है, दवाइयों का हुक्का। दवाई, हाँ, वो तो वो छूट जाएगा यदि वो इनहेलर वैसा न लेकर, अगर आप हुक्के के अंदर, आजकल तो हुक्का बार लगा हुआ है तो बच्चे जाते हैं, वो सुना है हुक्के हुक्के बार जगह जगह खुले हुए हैं। तो हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि हुक्का अच्छा है, लेकिन हुक्के पे क्या है, आपकी औषधि होनी चाहिए, नशीले पदार्थ नहीं होने चाहिए। उससे उसका धुआं यदि हम डायरेक्ट लेते हैं औषधियों का, तो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जो रोम छिद्र हैं सारे उसके खुलेंगे और हमारी जो भी रोग हैं, हमारे श्वसन तंत्र हमारा मजबूत होगा। कोरोना काल में इस पे बहुत रिसर्च हुआ है और 14 जून 18 में इस पे रिसर्च हुआ राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान द्वारा, कि किस तरह से शोध में यह पाया गया कि जितने भी धुएं के जो धुआं उठता है वो कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जरूरत जब पड़ती है, जब हमारे पास कोई रोग आता है, जैसे ही कोरोना काल में ये रोग आया, इस पर अनुसंधान हुआ है। और मैंने खुद ने प्रयोग किया है कि जब भी कोरोना काल में मैं रोजाना गोबर में, ज्यादा कोई बहुत विधि विधान से अगर यज्ञ आपको नहीं आता तो कोई आवश्यकता नहीं है, गायत्री के 5 मंत्र बोल के, महामृत्युंजय के 5 मंत्र बोल के, जो भी आपके पास जड़ी बूटियां हैं, जो भी औषधियां हैं आपके पास, गुग्गल धूप है, घी है, चावल है, जो है, जो भी घर में तिल है, गुड़ है। सुनीता जी, हम चूंकि जी, ये सारे वैज्ञानिक लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि यज्ञों से होने वाले फायदे पर कोई रिसर्च छपी हो तो जर्नल्स का नाम बता दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल आ रही है भारत को अंतरराष्ट्रीय सिद्ध सर, करने में। डॉक्टर सर भोपाल से जुड़ी हैं अलका कुशवाहा जी जी, जो जी इसकी जी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। साहब, हमारे अग्नि बीच में श्रीमती अलका कुशवाहा जी जुड़ी हैं, जो अग्निहोम मार्गदर्शक हैं। हम उनका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो मोस्ट मैं वेलकम उनका जी। जो उनसे सुनीता जी उनसे से ही प्रश्न कर रहा था, उनसे ही अपन मार्गदर्शन लेंगे, वो हमें हाँ हो बेहतर है, सकता है कुछ अच्छी जानकारी बताएं। जी, सभी समझे इनको, जी, धन्यवाद। उनको थैंक यू सुनीता जी। और मैं कहना भी यही चाह रहा था, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और विदेश में भारतीय चिकित्सा का बहुत बड़ा एडवोकेट करता हूँ, लेकिन हम लोग तब निरुत्तर रह जाते हैं जब हम आधुनिक रिसर्च का रेफरेंस नहीं दे पाते। तो ये हमारे अगले स्पीकर को इसी क्वेश्चन के साथ आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। नमस्ते, ऐसे मेरा परिचय दिया गया। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ और अग्निहोत्र मेरा विषय है। अग्निहोत्र एक वैदिक साइंस है, ये वेदों के विज्ञान पे कार्य करता है और आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका कोई भी समाधान नहीं है तो अग्निहोत्र को छोड़ के, क्योंकि वातावरण शुद्धि के लिए हमें जो मतलब आधार चाहिए वो हमें अग्निहोत्र से मिलता है। क्योंकि अग्निहोत्र में जो नियम है वो 5 हैं, उन 5 नियम से जब हम अपने घर में अग्निहोत्र करते हैं उनसे जो गैसेस का एमिशन होता है पूरी तरह से हमारे घर को स्वस्थ करता है। अग्निहोत्र इस तरह होता है
और दूसरा जो होता है इसमें गाय की शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं। गाय का जो शुद्ध घी होता है वो स्पीकर के अलावा सभी लोग अपना म्यूट पे कर लेंगे तो हम साफ सुन पाएंगे हमको। सबसे रिक्वेस्ट है अपना फोन म्यूट पे कर लें प्लीज। जो तीसरा नियम है वो है गौवंश का छाना। गौवंश का छाना जो होता है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, क्योंकि जो गाय का गोबर होता है वो एंटी रेडिएशन का काम भी करता है। और अगर आप अपने घर हाथ पे गाय का गोबर लगाएं और उसका एक्सरे लें तो पूरी तरह से ब्लैंक आएगा, क्योंकि कभी भी एक्सरे से गाय के गोबर को क्रॉस नहीं कर सकती है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि गाय को हम गौ माता बोलते हैं, क्योंकि गाय का दूध, घी, मूत्र सभी में औषधि गुण होते हैं और वातावरण को शुद्ध और स्वस्थ करने के लिए बहुत जरूरी है। और अग्निहोत्र में जो हम आहुति देते हैं उसमें हम अक्षत चावल का प्रयोग करते हैं जो बिना टूटे हुए दाने का होता है। और पांचवा और जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो अग्निहोत्र में है टाइम, सनराइज और सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। उस समय हम 2 वेद मंत्रों का उच्चारण करके जब आहुति देते हैं तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो आपके 1 किलोमीटर के वातावरण को शुद्ध करती हैं। आज भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग अग्निहोत्र करते हैं, क्योंकि अग्निहोत्र वेदों का विज्ञान है और इससे निकलने वाली गैस हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से शुद्ध स्वस्थ करती है। की आवश्यकता है इसलिए कि अगर हर घर में अग्निहोत्र होगा तो जो ये पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और सिर्फ 5 मिनट से हमें अपने घर में अग्निहोत्र करना है। और ये ऐसा नहीं है कि मैन आपके यहाँ से साउंड ब्रेक हो रही है, वो प्रोबेबली कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए साक्षी कथाना का सहयोग ले लेते हैं, क्योंकि धन्यवाद डॉक्टर रोगी बिल्कुल सभी का। तैयार एक होके तो आई है ना। जी नहीं, मुझे जाना है एक तो कहीं, और आज पूर्णिमा की पूजा वगैरह भी थी ना हमारी, अच्छा जी। तो अच्छा, मैं थोड़ा लेट जाऊंगी क्योंकि ये इतना अच्छा टॉपिक है मेरी पसंद का। सबसे पहले तो हमारे जो आदरणीय सुरेंद्र जी आए थे, पहली बार ऐसा मैंने, शायद मैं तो अपनी इसी दुनिया में रहती हूँ, देख के सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अभी जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी, सुन रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई ना, वो गोबर के दिए बनाए हैं, गोबर के गमले बनाए हैं, और एक मैं भी यूज करती हूँ, गोबर की समिधा भी बनती है, गाय के गोबर की समिधा, गोमूत्र जो हम ये पेड़ों से लकड़ी तोड़ तोड़ के लाते हैं ना आम की, तो वो नहीं टूटेंगी, वो समिधा मैं भी प्रयोग करती हूँ। वो वाली समिधा ऐसे हवन कुंड में आप लगाएं और ऊपर से उसमें जो है तिल वगैरह की आहुति दे दें। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है इन्होंने जो बनाया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप सब ये कह रहे थे ना कि 1 दिन का सेमिनार, ऐसे महानुभूति के यहाँ 1 दिन के सेमिनार से काम नहीं चलेगा। बच्चों की इंटर्नशिप करवाई जाए, कम से कम वो उस वातावरण में रहें, देखें और समझे, क्योंकि आजकल सब सोचते हैं कि खेत किसान सब एक बैकवर्ड की चीज है। मैं ये कहती हूँ ये बैकवर्ड की चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल अपना प्रकृति के बीच रह के अपना शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही। पहले लोग कहाँ बीमार हुआ करते थे, कहाँ इतने हॉस्पिटल डॉक्टर हुआ करते थे, एक वैद्य होते थे, 2 रुपए की पुड़िया बना के देते थे, उसी से ठीक हो जाते थे वो। तो ऐसे है ना कि इन सब बच्चों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी आंखें बेकार कर लेते हैं, दिमाग टेंशन से डिप्रेशन से भर जाते हैं, उनको कहे कि आप अपने दोबारा गांव में खेतों की ओर को जाएं, पढ़ लिए बहुत, अब जाओ और अपने खेतों को एक नई टेक्निक से जो है अच्छा अनाज उगाएं, और हम जैसे जो बाहर बैठे हैं उन लोगों को भी वो अनाज उपलब्ध कराएं। भाई उनके लिए तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, और यादराम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए जानकारी दी थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, आज ही दी है। और शाम को बोला कि बहन जी आपको भी थोड़ा सा बोलना है, तो ज्यादा तो मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं इसमें कहूंगी क्योंकि आप सभी को पता मैं तो एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और वास्तु में भी 5 तत्वों का ही मेल हम बनाते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सब चीजें। अगर किसी भी हम घर को बनाते हैं, शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, हमारा मकान भी 5 तत्वों से ही मिलकर बनता है, ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें से अगर एक तत्व भी अनबैलेंस हो जाए तो ये समझो जीवन में कुछ ना कुछ गाड़ी रुक ही जाएगी। वो आप फिर डॉक्टर के पास जाए, चाहे भगवान की शरण में जाए, आप कहीं भी जाए,
कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा। आज का तो ये विषय इसीलिए उठा था कि वायु तत्व जहरीला हो गया है पूरे बिल्कुल एनसीआर में, बिल्कुल सांस दूभर हो रही हाँ है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा जैसे मैं वेद वगैरह भी, पुरोहित वगैरह भी पढ़ रही हूँ, तो वेदों की आचार्य जी हैं हमारे आर्य समाज के, भारतीय विद्या भवन से, तो वो कहते हैं अग्निहोत्र का ये महत्व है इसका, जो अथर्ववेद में कहा गया है कि अग्नि जो है प्रकृति, ये अग्निहोत्र जो है प्रकृति को संतुलित करने का एक तरीका है। और हमारी जो प्रकृति है इससे कैसे संतुलित होती है कि जब हम अग्निहोत्र करेंगे उससे धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो फिर शुद्ध बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो फिर वो बरसात करेंगे। तो जिस तरह की हमने उसमें समिधा डाली है, कुछ उसमें हमने औषधि डाली है, तो उन्हीं औषधियों से बादल बना, धुएं से, क्योंकि वो औषधि वाला धुआं गया है, वैसे फालतू का नहीं गया, तो औषधि वाला धुआं गया, फिर बरसात हुई। तो बरसात जो होगी वो भी तो अपने मिनरल्स को लेके, कुछ उसके अंदर जो पॉजिटिव कण होंगे उनको लेके हमारे खेतों में वापस आएगी। जब वो खेतों में गिरेगी, साक्षी जी, हाँ आपके द्वारा कहे हुए इस विज्ञान का हिंदुस्तान की किसी भी इंस्टीट्यूट ने प्रयोग किया है क्या? बस मैं अच्छा हाँ इसका ये है ना कि ये तो मैंने बता ही दिया, इसका मैंने एक पढ़ा था रिसर्च कि ये जो हमारे भोपाल गैस कांड जो हुआ था, एक मेरी नजर में था, उसमें था एक कुशवाहा परिवार, जैसे चारों तरफ जहरीली गैस फैली हुई थी, उन्होंने इसकी अग्निहोत्र की जानकारी थी, तो उन्होंने ये कहा कि अपने घर के अंदर जो भी उनके पास व्यवस्था थी, जो भी जड़ी बूटियां जो भी होंगी उनके घर में, उन्होंने वो लगातार किया, तो वे इस भोपाल गैस कांड की त्रासदी से बच गए। बस मेरे पास एक छोटी सी जानकारी है जिसके आसपास पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग इतने और भी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं हाँ वापस इसी पे आ रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जी जब तक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशंस हमारे साथ नहीं हो, हाँ ये भी है, उसके बिना कोई बात करना ही भी ठीक आंसर नहीं होते। बिल्कुल। ये तो हम धन्यवाद तो यहाँ डॉक्टर साहब, इसमें एक मिनट और लूंगी मैं इसमें। बहन जी अपनी बात पूरा करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जी। तो धन्यवाद भाई जी। फिर वैसे तो मेरी बात अधूरी रहेगी, पर फिर भी मैं जो है आप सभी का धन्यवाद करूंगी, कभी फिर पूरी करेंगे। मुझे भी जाना है। लड्डू बनवाना, आप जिस दिन हवन करोगी ना हम सब वहीं आएंगे दिल्ली में। नहीं हम करते हैं, देखो हवन में भी ये मैं कह रही हूँ कि जो बाहर से सामग्री लाते हैं ना, एक मिनट मुझे दीजिएगा, बाहर से हम जो सामग्री लाते हैं उसका कोई पता नहीं हो किस चीज से बनी है, धुआं हो जाता है, तो सामग्री अपने घर में ही बनाइए, तिल है, चावल है, थोड़ा सा उसमें गुड़ है, थोड़ा देसी घी मिलाएं, थोड़ा कपूर मिला ले, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला ले उसमें, तो उस वाली सामग्री से हवन करें, बाजार से जो लाते हैं उससे हवन ना करें। जी बहन जी, अलका जी भी यही बता रही हैं भोपाल से, एक बार उन्हें थोड़ा दोबारा अपनी बात पूरी करने का मौका दें डॉक्टर साहब। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं भी चलूंगी लेकिन सुनते रहूंगी। जी जी शुक्रिया, धन्यवाद भाई जी। जी अलका बहन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अनम्यूट करें मैडम जी, अनम्यूट करें अलका जी। अलका मैडम जी म्यूट हो गया आपका माइक। हमारे मुरारी लाल हरसाना जी भी लगभग ऐसा ही प्रयोग कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि अभी जो साक्षी मैडम ने बात की भोपाल गैस कांड की, तो मैं उसी बात पे कहना चाह रही हूँ कि हम भी मतलब भोपाल में रहते हैं, भोपाल गैस कांड का अनुभव हमारे परिवार ने लिया और हमारे घर में अग्निहोत्र होता था, इस वजह से आज हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है। और जो उन्होंने अग्निहोत्र की जानकारी दी है वो उस तरह से अग्निहोत्र नहीं होता है। अग्निहोत्र की जो विधि मैंने अभी संक्षिप्त में बताई थी, अग्निहोत्र का जो मूल विधि है जो पोद्दार साहब ने बताई है, जिसको पूरा वर्ड फॉलो करता है, वो विधि में सिर्फ आपको गाय का शुद्ध घी, गौवंश के कंडे और अक्षत चावल और 2 वेद मंत्र से सूर्योदय सूर्यास्त के ठीक समय यानी संधि काल पर ही हवन करना होता है, तभी आपके वातावरण की शुद्धि हो सकती है। बिल्कुल जी, मैं अगर समय मिलता है मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ, वो सब क्योंकि हम भी वैदिक ही पढ़ रहे हैं। अनुभव मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा परिवार था, हमारे घर में भी गैस आई थी और हमारी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ सब थे, उन्होंने गैस का उन्होंने गैस का प्रभाव, लेकिन की वजह से आज तक हमारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। और 1985 में द हिंदू करके पेपर था, उसमें हमारे फैमिली का विद फोटो और अग्निहोत्र की कवरेज उसमें गई थी, क्योंकि हमारी फैमिली में लास्ट 50 ईयर्स से अग्निहोत्र हम लोग रेगुलर कर रहे हैं।
मेरे फादर इन लॉ ने पोद्दार साहब से ही अग्निहोत्र सीखा, जिन्होंने अग्निहोत्र की विधि लाई है। और आप पूरी किसी भी कंट्री में जाएंगे, देखेंगे लोग इसी विधि से अग्निहोत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये मूल विधि है। और आज हर व्यक्ति को अग्निहोत्र इसलिए है क्योंकि पर्यावरण शुद्धि का यही एक वेदोक्त समाधान है, क्योंकि अग्निहोत्र जो है वेदोक्त प्राण ऊर्जा के सिद्धांत का कारक है। इसलिए सनराइज सनसेट पर हम अपने घर में 5 नियम से अग्निहोत्र करेंगे तो हमें उसका पूरा लाभ और प्रभाव मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जैसे आपके परिवार का एग्जाम्पल कोट हुआ हिंदुस्तान में, मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई कलेक्टिव रिसर्च कहीं हुई और आपके ध्यान में हो तो बताएं। मैं आपको वही बताना चाह रही थी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अग्निहोत्र पे आपको नेट पे बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे, और अग्निहोत्र केवल पर्टिकुलर ये नहीं हमारे और एनवायरमेंट हेल्थ के लिए काम करता है, और साथ ही साथ हम अग्निहोत्र का उपयोग अपनी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सारे किसान हैं वर्ल्ड में जो अग्निहोत्र और अग्निहोत्र भस्म से खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि अग्निहोत्र करने के बाद जो एश बचती है वो भी एंटीबायोटिक का काम करती है। इसका उपयोग हम मेडिसिन और अपने खेत में जो खाद है उसके रूप में भी करते हैं। मतलब ये है कि आज अगर हम अग्निहोत्र करते हैं तो हम अपने पर्यावरण को, अपने स्वास्थ्य को, और जो भी हमारे डेली रूटीन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग का सिर्फ मेन सिद्धांत है, क्योंकि सनराइज सनसेट हमारा संधि काल होता है, और उस समय जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर और मन पे होता है। इसलिए ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय पे हम आहुति देते हैं। आपको पता होगा कि हमारे नाक के 2 सुर होते हैं, पूरे दिन में एक सुर चलता है, दूसरा बंद होता है, लेकिन ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के समय 35 सेकंड के लिए दोनों सुर चलते हैं। क्यों? ताकि हम उस समय आहुति दें और अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा ग्रहण कर सके। इसलिए अग्निहोत्र वेदोक्त प्राण ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। माधव आश्रम हमारी जो संस्था है सन 1968 से अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार कर रही है। आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने अग्निहोत्र का अनुभव लिया है। एटलीस्ट 30 to 35 ईयर्स से लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं, मतलब भारत में नहीं बाहर भी, जिन्होंने इतना सारा अग्निहोत्र का रिसर्च मतलब किया भी है, उसका अनुभव भी लिया है, और वो भारत में आके लोगों को अग्निहोत्र बता रहे हैं। क्योंकि अग्निहोत्र एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले बात ये भी बोली थी कि ऋषि मुनि ये करते थे। क्यों करते थे? उस समय तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं था, लेकिन ईश्वर ने जो प्रकृति हमें दी है उसका रखरखाव हम केवल यज्ञ क्रिया से ही कर सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को यज्ञ करना ही है, ये आज की आवश्यकता है। और अग्निहोत्र का हमारा लिटरेचर भी है जिसमें आपको पूरा अग्निहोत्र के ऊपर डिटेल मिल सकता है। ये हमारी बुक है अग्निहोत्र चिकित्सा, इसमें पूरा वैज्ञानिकों ने अग्निहोत्र भस्म पर पूरा रिसर्च किया हुआ है कि भस्म कैसे कार्य करती है, और ये हमारा अग्निहोत्र का बुक है। इसमें पूरा अग्निहोत्र के ऊपर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है कि अग्निहोत्र के 5 नियम से करने से कैसे कष्ट होता है, और डॉक्टर्स ने भी और साइंटिस्ट ने भी क्या क्या इस पर मतलब प्रैक्टिकल किए हुए उसकी जानकारी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अग्निहोत्र करते हैं तो आज जो दुनिया की समस्या है उससे हम सभी बच सकते हैं। यही मेरी मतलब मुझे कहना था, और धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरन जी डॉक्टर साहब हमारे बीच में दिल्ली से जुड़े हुए हैं और अभी ड्यूटी दे रहे हैं, हीरा कसाना जी। हम सीधा उनसे 2 मिनट बात करते हैं, वो बताएं अभी ड्यूटी पर हैं, रोड पे ही खड़े हैं, कि क्या हालत है दिल्ली की। जी डॉक्टर साहब 2 मिनट अपने अनुभव ही शेयर करें। जी हीरा कसाना जी अनम्यूट कर लें। हीरा कसाना जी सुन पा रहे हैं? हीरा कसाना जी तो वैसे शाम तक आधी किलो धूल तो कम से कम खा लेते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। जलन होती रहती है पूरे दिन। आंखों में जलन, खांसी। हीरा जी आवाज आ रही है? जी जी शायद म्यूट है उनका, ड्यूटी पर है। हाँ जी जी। लेकिन यादराम जी बता सकते हैं, वो भी ये जो दिन भर कितनी धूल अंदर चली जाती है, पुलिस का अनुभव बताएंगे। यादराम जी। बिल्कुल सर, इतना वो हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे सर्दियों में वो फॉग होती है ना, ऐसे पोल्यूशन का कवर है सारा आसपास दिल्ली के। और मतलब अभी मैंने जो उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से खरीदी थी ये गोवंश का जो धूप थी ना, वो लगाई मैंने मेरे ऑफिस में थाने में आके। यहाँ कनाड प्लेस में रुका हुआ मैं, तो द्वारका से दूर है ये प्रगति मैदान।
तो अब उससे मेरे को बड़ी राहत महसूस हो रही। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि ये जो वेदों की हमारी जो पद्धति है, ये सारा वायु शुद्धि का ये यज्ञ हवन, अगर हम सभी ये संध्या में और सूर्योदय के समय जो ये अलका कुशवाहा बहन जी ने बताया, अगर हम इसको हर घर में करें, हर ऑफिस संस्था में, तो कुछ राहत मिल सकती है। जो मैंने अनुभव अभी जो किया है इसमें, व्यापार मेले में यही बताया था भाई, इसमें कपूर है, गाय का घी है, सरसों है और लोबान वगैरह, ऐसे 2-4 आइटम बताए थे, तो मैंने लगा के भी देखा है। और पेड़ जो लगा रहे हैं, और ये हवन भी जरूरी है। कहते हैं 1 चम्मच गाय, अगर देसी गाय का शुद्ध घी हो तो 1 चम्मच घी की जो आहुति है वो 1 टन वायु को शुद्ध करती है, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं, आप जैसे अनुभवी। तो ये हमें ये सभी, आपका ये जो अनुभव है, ये एमसीडीज को, नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को क्यों नहीं समझ में आता? 60-60 लाख रुपए खर्च होता है एक एक जगह कचरा उठाने पर। अगर 1 लाख रुपया हवन करने पर खर्च कर दें, गोमूत्र को यूज करने पर कर दें, तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। गाय इंडस्ट्री पनपेगी, इधर पॉल्यूशन कम होगा। ये तो डॉक्टर रूप सही सिंह, कहा आपने, बिल्कुल सही। प्लानिंग के साथ नियत भी जरूरी, इंटेंशन जब ठीक नहीं होती, आज सब भाई लोग साहब, हवन मॉडर्न हवन पे बैठेंगे तो उनकी नियत भी ठीक होगी। सही है। बुजुर्ग सही कहते थे, तो उनको अपनाना चाहिए। कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में सब जगह करीब करीब यज्ञ करवाए गए थे, तो इस तरह से अगर यज्ञ करवाए जाए तो बिल्कुल सरकार को चाहिए जी कि डॉक्टर करवाएं। साहब, अलवर क्लर्क साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब, निगम वालों को, भिवाड़ी वालों को 4000 पौधे अगर लग जाते, पालते, तो आज हरी भरी हो जाती पूरी पौधे पौधे दिखते भिवाड़ी के आसपास। नहीं, तो सुनीता सर जी ये ने सब सुबह एक बड़ी अच्छी बात कही थी। दरअसल स्कूल बंद करने से, कॉलेज और कार बंद करने से पर्यावरण का इलाज नहीं निकल नहीं सकता। होगा। मुश्किल ये है कि जो थोड़ा भी धनपति हो गया है ना, वो इस नेचर को दुहू लेना चाहता है। जी उसका डॉक्टर बस चले तो सारे घर में चारों तरफ से एसी लगा के पूरे पर्यावरण को गर्म कर दे। उसका बस चले तो घर से दूसरे कमरे में भी कार से जाए। जी डॉक्टर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये शामिल है कि लड़के की शादी तभी होगी जब उसको कार, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। अगर ये जी सारे साधन हम ला रहे हैं तो क्या ला रहे हैं? प्रकृति के दोहन के साधन ही ला रहे हैं ना। तो जी बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसोस ये है, पूरे कोरोना में हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों से भी मिलना हुआ कि ये सरकारों के तंत्र की समझ में नहीं आता है। उनका तंत्र अभी एक स्टार्टअप सुरेंद्र भाई को मिला, उन्होंने कितना बड़ा प्रोग्राम, जस्ट 20 लाख रुपए, मामूली सी लागत होती है, उस एक छोटे से इंसेंटिव से उन्होंने इतना बड़ा प्रयोग करके दिखाया। अगर यही भोपाल वाली बहन को मिले, यही दूसरे भाई बहनों को ऐसे स्टार्टअप मिले, तो ये प्रयोग इंटरनेशनल उस पे आ जाएंगे जरूर। मैं अभी 10 दिन पहले मेघालय में था। आप सच मानिए, वहां का AQI 10 है, 10, और दिल्ली में उतरते ही 480। मैंने वहां के लोगों से पूछा, तुम एक ही लाइन में कार क्यों चलाते हो, पॉलीथीन बाहर क्यों नहीं फेंकते हो, और पुलिस तो कहीं दिख नहीं रही है फिर भी ऐसा क्यों करते हो? कहते सर, हमारे यहाँ रोज ट्रेनिंग होती है, प्रकृति सुरक्षित तो मानव सुरक्षित, और हैवी पेनल्टीज है 10,000 की। कचरा बाहर फेंक दिया, 10,000 का चालान। तो जी डॉक्टर साहब, हमारे 12 से जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। 12 से डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा जी दिया परिवार से जुड़े हैं। इन्होंने 10,000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य था इस साल, उसमें भी बहुत सहयोग किया था। और हर साप्ताहिक इनका एक टारगेट रहता है कि तालाब, नदियों, जोहड़ों, इनके किनारे रेलवे के साथ मिलकर, अनेकों संगठनों के साथ मिलकर बड़ा काम करते हैं। जी डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा जी, अनम्यूट करें। जी डॉक्टर मुकेश कुमार जी, वेलकम सर। प्रणाम। नमस्कार जी। मुकेश जुड़ के कर रहा हूँ। हम लोग 2002 से इस दिशा में काम कर रहे हैं, और सर आप थोड़ा नेटवर्क में नहीं है मुकेश जी, थोड़ा नेटवर्क में आइए सर। जी, थोड़ी आवाज क्रैक कर रही है। जी सर।
मुकेश जी सुनाई दे रहे हैं आप? मुकेश जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी भी थोड़ी क्लियर हुई। जी, तो हम लोगों का संडे टू संडे बराबर ये कंटिन्यू अभियान चल रहा है। विशेषतः जो पौधे लगाए गए हैं उनमें बरगद, पीपल और नीम पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो 12 की धरती पर लगभग 20,000 के आसपास बरगद, पीपल, नीम हम लोगों ने पहले लगाए थे। उसके बाद में यूथ इससे जुड़ा और 5 जुलाई 2020 से हम लोगों ने यूथ की पूरी टीम बना करके पंचवटी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों द्वारा जिलों के माध्यम से हर संडे हम लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर वृक्षारोपण करते हैं। ये संडे टू संडे बराबर कंटिन्यू ये 72 संडे अब तक कर चुके हैं। माध्यम से लगभग 20,000 पौधे हम इस टीम के द्वारा, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बना करके जिसमें खाद वगैरह, मिट्टी है, भस्म है, इस तरह से पूरी बोल बनाई में रखें और वो पैकिंग करके अलग अलग ये फेंकने, साथ ही इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। धार्मिक दिवस, विवाह दिवस, स्मृति दिवस जैसे दिवसों हमने वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करवाया। साथ में एक अभियान और हम लोगों ने चलाया था, मृतक बोझ उन्मूलन के साथ में वृक्षारोपण का अभियान। जहां कहीं भी इस तरह से कहीं किसी की डेथ हो जाती थी तो हमें जैसे सूचना मिली तो पूरी टीम वहां पहुंचती, लोगों को वहां, क्योंकि शमशान में हजारों लोग उपस्थित होते थे, वहां उन लोगों को हम एक मोटिवेशन उन लोगों से और उन जो दिवंगत आत्मा है स्मृति में उनसे वृक्षारोपण करवाते। तो हाड़ौती में ये इसके माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने एक अभियान और चलाया। जितने भी जो तालाब जो बने हुए हैं उन तालाबों की पाड़ पर ये बरगद और पीपल, विशेष रूप से दो पौधों को विशेष जोर दिया गया और यहाँ पर लगभग कितने ही दर्जन तालाबों को इस तरह से हरा भरा किया गया जिनमें आज वो पौधे बड़े बड़े वृक्षों के रूप में खड़े हैं। अभी आपका कहीं इधर पधारना हो 12 की धरती पर तो आप देखेंगे कि लगभग यहाँ हर जगह, कॉलेज में, स्कूल, सार्वजनिक हर जगह आपको बरगद की झुरमुट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक गौशाला है जहाँ पर हम लोगों को 700 के आसपास बरगद और पीपल के इतने सघन वृक्षारोपण वहां हो रखा है, जो बड़े बड़े दरगद के रूप में वो खड़े हैं। जितने भी जो धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों पर भी हमारे माध्यम से बड़े वृक्षारोपण किया जा रहा है और यूथ इसमें जुड़ गया तो संडे टू संडे हमारा कंटिन्यू रहता है, उसमें कोई गैप नहीं रहता। जितने लोग वो आए हैं और बराबर नए संगठन और भाई लोग उसमें जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर वहां पर जो पौधे लगे हैं उन पौधों की देखभाल में, नए पौधे, कोई डैमेज पौधा हो जाता है उन पौधों को चेंज करके हम पौधा लगाते हैं। तो लगभग तक लगाए कोई सारे लगभग पौधे जिंदे हैं, तो पौधा सूख जाता है तो उस पौधे की जगह हम दूसरा पौधा नया लगाते हैं। तो चाहे हो जाए पौधा सूखना नीचे तो उसकी जगह दूसरा लगाए, तो इस तरह से उस संख्या को कम नहीं होने देते हैं। जी जो ऑक्सीजन जन आंदोलन जो चलाया हुआ है मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे कई साथियों को उसमें किया है। तो बहुत अच्छा आज आप लोगों से जुड़ करके, क्योंकि गायत्री परिवार जैसे अभी बात चल रही थी यज्ञ की, अग्निहोत्र की, तो से ये यज्ञ एक रूप में बराबर चलाया जा रहा है। और ये 12 की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का प्रतिनिधित्व में कर रहा हूँ, तो राजस्थान में अलग अलग जिलों की पूरी टीम बनी हुई है तो लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इसी तरह से हिंदुस्तान में गायत्री परिवार के माध्यम से वृक्षारोपण को एक प्रेरणा आंदोलन के रूप में दी जा रही है और अग्निहोत्र यज्ञ को यह माध्यम ही है परिवार का, तो इसके माध्यम से भी पर्यावरण शोधन का कर रहा है। बहुत अच्छा आज आप लोगों को सुन करके हमें और कई सारी चीजें सीखने को मिली और आगे भी आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस बढ़िया से कर पाएंगे।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक निवेदन है इस चैनल के माध्यम से ही कि 12 में और झालावाड़ में देखने को मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि गेहूं की फसल के बाद गेहूं काट लिए जाते हैं, उसकी पदारी और चारा बड़ी मात्रा में जलाते हैं, जो हजार हजार बीघा तक पूरी पूरी रात जलता है, बहुत पोल्यूशन होता है। इसको भी हम सब मिलके किसानों को समझाएं और उसका जैसे जैविक खाद बनाए या उसको इस तरह की कोई विधि अगर इस शुरुआत कृषि विभाग को भी साथ ले लें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी मुकेश जी। जी इस बार बराबर पूरा मैं अपनी बात से कहना चाहती जी जी कुशवाहा जी, जी बोलिए। कहना चाह रही थी कि अभी जो बात हो रही थी कि दिल्ली में ऐसी स्थिति है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर हर व्यक्ति यह तय करे कि उसने अपनी जो गंदगी प्रकृति को दी है, इस पर्यावरण में जो गंदगी फैलाई है, उसे ही साफ करना है, अगर वो ऐसा तय करते तो उस दिन पूरी दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे हम जिन घरों में रहते हैं तो हम घर का झाड़ू करते हैं, हम क्या गंदे घरों में रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। ठीक उसी तरह ये प्रकृति है, इस प्रकृति को जो प्रदूषण जो गंदगी हमने दी है वो हमें ही साफ करनी है। क्योंकि देखिए सुविधाएं तो हम खत्म नहीं कर सकते, अगर आज हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमें ट्रेन की सुविधा लेनी ही पड़ेगी, तो वो जो गंदगी उससे फैलेगी उसे साफ तो कर सकते हैं, क्योंकि बिना सुविधाओं के जीवन नहीं चल सकता। और ईश्वर ने या मनुष्य ने जो सुविधाएं हमें दी हैं वैज्ञानिक रूप में या किसी भी रूप में, वो हमारे जीवन यापन के लिए दी है, लेकिन उससे जो गंदगी या कचरा हमारे पर्यावरण में जा रहा है और वही हमें रिवर्ट बैक हो रहा है, तो उसे साफ करना हमारी नैतिक जवाबदारी है। इसलिए जी मैडम जी, करना है ताकि हम हर फैलाई हुई गंदगी को साफ करें, तभी जब ये सब लोग करेंगे तभी इस दुनिया का प्रदूषण खत्म होगा। और अग्निहोत्री एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें ना तो समय लगता है ना पैसा खर्च होता है, बहुत ही छोटी और संक्षिप्त विधि है कि एक 5 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो सिर्फ आपको अनुभव से मिल सकते हैं। हमने अपने घर में 50 साल से किया, उसका अनुभव लिया, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। आप भी जब ये करेंगे तो आपको भी वही अनुभव मिलेंगे जो हमने लिए हैं, क्योंकि ये एक अनुभव का विज्ञान है। और जो वेदों का विज्ञान है वो सबसे ऊंचा विज्ञान होता है, क्योंकि वेद ईश्वर वाणी है। और प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ इसलिए करना है क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति जो दी है, हमें भोजन पानी ऑक्सीजन सब मुफ्त में दिया है, ये हमने निर्मित नहीं किया, ये हमें पर्यावरण से मिला है। जब सब कुछ हमें प्रकृति से मिला है तो उसको शुद्ध और साफ रखना तो मनुष्य की नैतिक जवाबदारी है ना, इसलिए हमें यज्ञ करना है, और वो भी अग्निहोत्र। यही मैं कहूंगी कि आप लोग भी अग्निहोत्र करिए, अगर हम अनुभव ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं, और जब आप करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे अनुभव मिलेंगे जीवन के हर क्षेत्र में, आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर, और आपके बौद्धिक विकास में हर क्षेत्र में आप अग्निहोत्र का अनुभव ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अनुभव लिए हुए हैं, और इसलिए लोग इतने सालों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, जब तक उसको किसी चीज से कोई लाभ या अनुभव ना मिले तो वो काम करता ही नहीं है। अगर हम इतने सालों से कर रहे हैं और बाकी दुनिया में लोग कर रहे हैं तो उसका उनको कुछ लाभ और अनुभव है, तो ये सभी को मिले। यही माधव आश्रम का उद्देश्य है, यही हम लोग के प्रचार का उद्देश्य है, सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जी बहुत अच्छा बताया कुशवाहा जी। और बाबा रामदेव भी कहते हैं और सीताराम जी भी कहते हैं, यादराम साहब भी कहते हैं कि अगर देश को महान बनाना है तो पहले स्टूडेंट्स को महान बनाना होगा। हमारे साथ लेक्चर बानसूर से जुड़े हुए हैं पर्यावरण यादराम जी, हम आग्रह करेंगे वो भी स्टूडेंट्स को शपथ भी दिलाते हैं कि प्रत्येक छोटे से बच्चा पेड़ लगाए, जिससे इसी आदत को आ जाए उसके जीवन में, कभी पेड़ भी नहीं काटेगा और पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। जी यादराम जी मोस्ट वेलकम सर। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट। आप सभी सम्मान्य संभागियों को सादर प्रणाम। और बड़ा अच्छा लगा आज की वेबिनार से मेरे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल गए। अब से पहले डॉक्टर रूप सिंह जी के सानिध्य में विभिन्न वेबिनार्स में भाग लेने का मौका मिला, परंतु उन सब में कहीं न कहीं आज बड़ी श्रेष्ठ साबित हुई और मेरे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र जी अवाना साहब से सीखने को मिला कि हम जहां चाहें अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हर हाथ को काम मिल सकता है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए तीनों बहन जियों ने बड़े आकर्षक तरीके से हमें बता दिया है। डॉक्टर रूप सिंह जी ने बता दिया कि भाई यदि अपने को बेहतर काम करना है तो उसके लिए रिसर्च के साथ इस काम को देखना है।
और सीताराम जी ने जैसा बताया संभवतः वैसा ही मैंने भी प्रयोग करा। वो भी हर बच्चे के या उन्होंने सैकड़ों स्कूलों के लिए उदाहरण दिया। मैंने केवल अपने स्कूल में और कुछ दूसरे साथियों से भी ऐसे काम करने के लिए उनको आग्रह किया और उसके अच्छे परिणाम भी आए। संयोग था कि मार्च 17 तक विद्यालय संचालित थे और उसके बाद विद्यालय पुनः एक बार कोरोना की वजह से बंद करने पड़ रही थी राजस्थान में। ऐसी स्थिति में मैंने मेरे विद्यालय के सभी कक्षाओं में जा करके और उनसे बच्चों से को निर्देशित किया कि भाई तुम 15 अगस्त से पहले संभवतः या तो कोरोना चला जाएगा और अपन मिलेंगे, अगर नहीं भी मिलेंगे तो मैं आपको 15 अगस्त से पहले फोन करूंगा कि आपने कितने पौधे लगाए। आप ताजुब करेंगे साहब कि कुछ बच्चों ने मतलब आगे से फोन करके ये बात बताई कि साहब मैंने 7 लगा दिए, मैंने 13 लगा दिए, मैंने 21 लगा दिए, मैंने 15 लगा दिए। मैंने उनसे ये कहा था कि जितनी आपकी उम्र है उतने पौधे लगा दो आप। मान लो आपकी 17 साल है तो आप 17 पौधे लगा दो। अब तक लगाए नहीं, इसलिए 17 पौधे अब आप लगा दो। कुछ बच्चों के घरों पे जगह नहीं थी तो वो विद्यालय में आके पौधे लगाने के लिए आ गए। और ऐसे ही मैंने मेरे शिक्षक साथियों से भी कहा तो उन्होंने भी सबने एक बार के आग्रह मात्र से सबने विद्यालय परिसर में एक पौधा तो स्पेशली खरीद के 150-200 रुपए के लगाए। यादराम जी के साथ हम पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के लिए छोटा सा एक मिशन लेके लगे हुए हैं और उस पर भी काफी अच्छा काम हुआ है। लगभग विगत 3 सालों में कई हजार पौधे लगे हैं और वो बड़ी सार संभाल के साथ हैं। और डॉक्टर साहब सुरेंद्र जी के यहाँ जब चलने का बने तो आप मुझे भी थोड़ा सा एक बार याद दिलवा दें, एक बार अपने साथ ले लें। मैं भी आपकी सेवा करते हुए और वहां तक चलूंगा और सुरेंद्र जी के यहाँ चल के जब अपन कुछ नया सीखेंगे तो आपके आदेशों के अनुसार हम और कुछ और लोगों को भी हम बता पाएंगे। इसी के साथ जरूरी ये है कि घरों में यदि अच्छा एक सवाल का जवाब मेरे को अच्छा मिला कि यदि हम सुबह और शाम अग्निहोत्र करें तो सुबह एक तो अभी देखते हैं कि बच्चे सामान्यतः लेट उठने लग गए हैं तो वो बच्चे वापस 5 बजे के लगभग उठ जाएंगे और 6 बजे अपन यदि उस जगह पे बैठेंगे तो बच्चे भी बैठेंगे तो बच्चों का सुबह जल्दी उठना भी इससे सिद्ध हो जाएगा। और वैदिक रीति रिवाजों को और भारतीय संस्कृति की जो महान कुछ विशेषताएं हैं उनके ऊपर रिसर्च की भी हालांकि डॉक्टर साहब आप जैसे विज्ञानियों को तो जरूरत है लेकिन हम जैसे जो है ना वो तो मान लेते हैं वैदिक रीति रिवाजों से जो बातें हैं वो सब सही हैं और उनमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हाँ एक निवेदन और कर दूं कि विदेशों में जो रिसर्च हो रहे हैं आजकल वो फुल एंड फाइनल रिसर्च वही है जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। अगर कोई इनके विपरीत आता है तो फिर उसमें संशोधन होते हैं, ये मैंने देख लिया है। भारतीय संस्कृति को वो पीपल को यदि वो कहेंगे कि ना साहब पीपल बेकार है तो फिर उनका रिसर्च बेकार चला जाएगा कुछ ही दिनों बाद में, वो इसके अवगुण बता नहीं सकते ज्यादा। तो ऐसे ही ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा बहुत शोध के साथ तैयार है, इसलिए हमको तो आंख बंद करके विश्वास करना ही है। और आज के वेबिनार में बहुत सारी जानकारियां मिली, जो वक्ता साथी रहे उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यादराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुरारी लाल हर्षाना साहब भी बने हुए हैं। मुरारी लाल जी, कृष्ण जी भी हैं अपने सरिस्का से, मेरे सहपाठी है मेरे गांव से, ये उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यही कोशिश है कि सभी हमारे वक्ता हमें मार्गदर्शित करें, कुछ नयापन दें, कुछ नई जानकारी दें। जी मुरारी लाल हर्षाना साहब, मोस्ट वेलकम साहब, आपका स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, मैं हर्षाना साहब माइक अनम्यूट कर लें, माइक बंद है आपका। जी हर्षाना साहब। और 2007 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से रिटायर्ड हूँ और मैं पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ जितना मेरा वो है। पर आज जो आप लोगों के इस वेबिनार के थ्रू जो जानकारी मिली है, जो बहुत बहुमूल्य जानकारी जैसे अवाना जी ने दिया
जरूर ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी इनके यहाँ जाऊं, क्योंकि मैं भी गाय पालता हूं और मेरा ये मिशन गाय का है। मैं गिर गाय रखता हूं 2007 से और प्लांटेशन काम करता हूं, और मैं एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम कर रहा हूं। बेसिकली जो चारे पे जो है अपन क्या अर्लू नीम पर काम किया। शायद से कहीं नेटवर्क से बाहर हो गए अरसाना साहब। कुशवाहा जी, आप एक अच्छा टर्म यूज किया है उन्होंने, एग्रो फॉरेस्ट्री। जी, एग्रो फॉरेस्ट्री। बाबा आमटे थे ना, वो भी जंगल खेती का बहुत बड़ा प्रयोग करते थे। जुड़ पाए हैं क्या मुरारी लाल जी? जयन साहब एक्चुअली सर आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है सर। मेरी आवाज आती है? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली सर हमारे क्या है, जब हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो गाय की उसके संरक्षण की बात चलती है, तो हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अगर हम बढ़ावा देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम करेंगे, तो जो चारे की प्रॉब्लम है गाय के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने मेरे यहाँ देखा है, मुरारी जी का कनेक्शन कट रहा है बीच बीच में ना। जी जी जी, जब तक हम कृष्ण कुमार जी भी हमारे बीच में, इनसे आग्रह करते हैं कि कृष्ण कुमार जी अनम्यूट करके और सर अपना परिचय भी दें। और जी सर, हम सब अपने सरिस्का में अनम्यूट हो कृष्ण भैया। जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सभी विद्वान जनों को। मेरे को आज क्या यादराम जी ने अभी फोन किया था, मैं आ रहा था कि आज ऐसी जूम मीटिंग है, आप ज्वाइन करना। तो अभी मैंने ज्वाइन की है, मेरा ये पहला ही अनुभव है। मैं भी सुन रहा हूँ आप सभी को। मैंने थोड़ा लेट भी किया ज्वाइन, तो मैंने पहले कुछ सुन नहीं पाया, उसके बाद से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी मीटिंग है। और अभी जैसे ये प्रदूषण वाली बात थी ना, तो मैं अभी देख ही रहा था। जैसे मैं अभी सरिस्का से अलवर आया, तो मेरे को महसूस हुआ अलवर में आते ही मेरी आंखों में जलन होने लग गई। तो ये हकीकत में ही प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी जो ये अपन मीटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी है, और आगे भी मैं जुड़ा रहूंगा इससे, और ग्रुप से तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। कोरोना के काल में एक वैज्ञानिक ने ये मत भी दिया था कि वायरस की एपिडेमिक नहीं है, ये बेसिकली प्रदूषण द्वारा लोगों की जो इम्यूनिटी कम हो गई है ना, ये उसकी एपिडेमिक है जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे भाई भी बोल रहे हैं, ऐसे ही मैग्से से अवार्डी राजेंद्र सिंह जी भी बोलते हैं कि ये जो प्रकृति के 5 तत्व है ना, ये भगवान है। भय मानी भूमि, गे मानी गगन, वे मानी वायु, ए मानी अग्नि और न मानी नीर। तो अगर अपने प्रयासों से हम इन 5 तत्वों को निर्मल रखने का उपाय करते रहें, तो डॉक्टर साहब आपकी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरन जी नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएं। डॉक्टर रूप सिंह जी, मैं एक बार बात कहना चाह रही थी। जी बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पंच महाभूत तत्व, और सच बात है कि आज पंच महाभूत डिस्टर्ब हो गए हैं सभी के, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत तत्व से बना है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण है, सारे पंच महाभूत डिस्टर्ब है, इसलिए हमारा शरीर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारा पानी ऑक्सीजन सारा पॉल्यूटेड हो गया है। और अभी मुझे याद आया, हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एमडी मेडिसिन, वो लास्ट 35 ईयर से अग्निहोत्र कर रही है। वो भोपाल की ही हैं, और उन्होंने अग्निहोत्र पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। इवन इफ अपनी प्रेगनेंसी में भी उन्होंने अग्निहोत्र का एक्सपीरियंस लिया था। तब से आज तक वो अपने जितने भी पेशेंट है उन सभी को अग्निहोत्र बताती हैं, क्योंकि उन्होंने उसको खुद एक्सपीरियंस लेके ये समझा है कि अग्निहोत्र हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करता है। और आज की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब तक हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी करें, कितनी भी दवाइयां लें, कितना भी कुछ भी लें, हम मतलब स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए शरीर को अगर मजबूत करना है, उसकी इम्यूनिटी मजबूत करना है, तो हमें शुद्ध वातावरण चाहिए। और वो शुद्ध वातावरण तभी मिलता है जब हम अपने घर में नित्य अग्निहोत्र करते हैं।
इसलिए अग्निहोत्र की आवश्यकता आज हर व्यक्ति को है। नहीं तो कोरोना ऐसा आज काल आया है, आज हमने मास्क लगाया है 2 साल, और हो सकता है कि भविष्य ऐसा आए कि हम सिलेंडर लेके गली गली घूमे, क्योंकि दिल्ली में तो आज ये स्थिति है कि सब लोग ऑक्सीजन कैफे खुल गए हैं और सब लोग जाकर वहां पर पे करके ऑक्सीजन ले रहे हैं। यानी जो चीज ईश्वर ने हमें मुफ्त में दी है उसके लिए आज हमें पे करना पड़ रहा है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो आगे भविष्य ऐसा ना हो कि हर शहर में ऑक्सीजन कैफे खोलने पड़ जाए। इससे पहले हम इन चीजों को खत्म करें, अपने पर्यावरण को बचाएं, तो ये हमारी जवाबदारी है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उन्हें भी शुद्ध वातावरण हमें देना है। शुद्ध वातावरण केवल मनुष्य को नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को चाहिए। इसलिए ये सभी की प्राथमिक आवश्यकता है कि वो पर्यावरण को शुद्ध करे, तभी चाहे वो पौधा हो चाहे मनुष्य, तभी वो ठीक ढंग से पनप सकेगा। धन्यवाद। प्यार सिंह जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्यार सिंह मीना, पवन जी हैं, जय सिंह जी हैं। जी यादराम जी, शायद वो पवन जी बोल नहीं पा रहे। पवन जी, जय सिंह जी, आज मेरे को ये प्रेरणा मिली कि हमें महीने में 1-8 घंटे का समय जरूर अवाना साहब से वर्चुअल भी लेना चाहिए। जूम पर भी अगर जितना ज्ञान आज उन्होंने दिया है ऐसे थोड़ा थोड़ा मिलता रहे तो बहुत बहुत सूचना मिल जाएगी। हेलो देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वकील साहब नरेंद्र जी। यादराम जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, पूरन जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, उनके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फोन आया था, वो डिस्कनेक्ट हो गया। कह रहे अब जो भी मुरारी जी बोलना चाहें तो मुरारी जी को दे दो दोबारा। हाँ मुरारी जी, सर मेरा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, अभी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा ये निवेदन है अवाना जी से। मैं आज पहले बहुत अवाना जी का नाम सुना, और जितना अवाना जी काम कर रहे हैं शायद ही हमारे यहाँ कोई काम कर रहा होगा। प्रकृति से जुड़ा हुआ काम जिस तरीके से अवाना जी कर रहे हैं, ये काम बहुत ही योग्य है और हमें इनसे सीखने को मिलेगा। और जरूर डॉक्टर साहब प्लान बनाते हैं अवाना जी के पास में, एक बार हमें भी आप मुलाकात करवाइए। और मैं अवाना जी से ये ओपन यूनिवर्सिटी है उनकी, बिल्कुल करेंगे। और आप भी छोटे अवाना हो हमारे महावीर जी के पास निसूरा में, आपका जो प्रयोग चल रहा है वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है मुरारी जी। पढ़े लिखे इंजीनियर के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, एक्चुअली क्या है सर, ऑर्गेनिक का जो काम है वो बहुत अच्छा है। और मैं अभी जो मेरे पास में जो प्लांटेशन का है, मेरा अवाना जी का बड़ा काम है, मेरा छोटे रूप में काम है। और अभी इसको अपन इधर डांग क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं प्लांटेशन का। एक घर घर में एक वाटिका लगवा रहा हूं मैं, जो लोग मेरी बात मान रहे हैं। अभी मैंने तिमनगढ़ के पास में आलमपुर गांव में वहां एक वाटिका लगवाई है, एक गांव में वाटिका लगवाई है। और वाटिका का मतलब वो ऑर्गेनिक पूरी सब्जियां और 20-21 प्रकार के फलदार पौधे और करीब 25 प्रकार की सब्जियां ऑर्गेनिक अपने घरों में खुद तैयार करेंगे। अब उनको लोग देखेंगे तो उनका अनुसरण करेंगे। और धीरे धीरे हम ग्रामीण क्षेत्र में से जो ये पेस्टिसाइड और ये केमिकल वाली जो सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, अब आपको मैं डॉक्टर साहब एक अनुभव कराऊंगा कि वहां जाते हैं तो वो तोड़ के एक ऑर्गेनिक पपीता लाते हैं, पेड़ का टूटा हुआ लाते हैं। तो जो हमारी संस्कृति और विरासत और हमारा जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, वो जो ऑर्गेनिक उसको फल को खाएगा सुबह सुबह आदमी, तो कितना मजबूत होगा। मैं आपको बताऊं, वहां अंजीर लगा रखा है, वो जो अंजीर 800 रुपए किलो मिलता है। और वो भी अंजीर, उसमें अंजीर नहीं है, उसमें शुगर है। उसमें देखिए आप, उस अंजीर में शुगर है और शुगर 40 रुपए किलो है और वो अंजीर 800 रुपए किलो मिल रहा है। और आपके पास में अगर पोषण वाटिका लग जाएगी, घर घर में पोषण वाटिका लग जाएगी, क्योंकि किसान के पास में गांव। अच्छा, इसका नाम आपने क्या दिया है? पोषण वाटिका? जी सर। अरे वाह 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 वाह, पोषण वाटिका। और ये वाटिकाएं तैयार हो रही हैं और अभी आप जब आओगे, जब उनको दिखाएंगे हम।
और उसमें नहीं, एक 21 तारीख तय प्रकार कर के लीजिए, फलदार पौधे हैं। तिमनगढ़ के पास दिसंबर में एक तारीख तय कर लीजिए, अपन 5-10 लोगों को और लेके चलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपको अनुभव यह है कि उन पोषण वाटिकाओं में फल आने लगे और लोग फल, आप जाएंगे तो हमने चाय वाय बंद करा दिया, आप पोषण वाटिका से फल तोड़ के लाइए और फल खिलाइए। क्या बात है, क्या बात है, रामायण की याद दिला दी आपने, है ना। हनुमान जी जाएंगे और मंदिर तोड़ के फल खाएंगे, वाह, वेरी नाइस। और अगले सेशन में मुरारी जी आपसे फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री पे भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि जंगल खेती भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सर एक्चुअली सर, एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली हम जिस समाज से, जिस कम्युनिटी से, हम जंगलवासी हैं और हम उसको भूल गए हैं कि जंगल में कितनी कुछ मिलता है और उससे हम किस तरीके से पोषण और प्रकृति का वो बढ़ावा देके, प्रकृति का संरक्षण करके हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गाय की, गौमाता की, और मेरा जहां तक अनुभव है, गौमाता के ऊपर जो काम किया जा रहा है वो हमसे ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि हम जंगल में रहने वाले हैं और शुरू से हम गाय चराने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमको, जैसे कि अवाना जी ने बताया, ये बहुत बड़े, ये चीजों का अगर हम ले आएंगे धरातल पे तो हम बहुत बड़ा भला कर सकते हैं किसान का। और पढ़े लिखे होने का 10 प्रोडक्ट वो बता रहे थे गोबर से, 10 प्रोडक्ट बता रहे थे, और एक जो आखिरी कड़ी है इन सब की, कि फॉरेस्ट्री का, काऊ डंग का, इन सब का एक मार्केट भी होना चाहिए। युवाओं को जब इससे फाइनेंस मिलेगा ना, वो तभी इसमें काम करने के लिए प्रेरित होंगे। यस सर। तो यादराम की आज की चर्चा काफी लंबी हो गई है, 1.5 घंटा हो गया हमें बात करते हुए। क्विकली किसी को एक कमेंट करना हो तो बात करें। फिर मीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर जी सर। मेरा पूरी चर्चा सुनने के बाद में एक निवेदन है, जैसे हमारे पास में मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के समाधान की हमें जरूरत है। और दूसरी बात, उन सारे समाधानों में जैसे एक समाधान मेरा वेल टेस्टेड है, तो उसके बारे में शुरू से लेके आखिरी तक हर तरह की जानकारी मैं दूंगा। जैसे गोबर गैस प्लांट है, हम जितने भी यहाँ पर हैं सर, खुद के यहाँ या अपने परिवार में या अपने पड़ोसियों में या कलीग्स में एक बायोगैस प्लांट लगवाना मेरा टारगेट है। और जब उसको लगेगा, जब खुद आभास करेंगे, तो इस तरह से हर एक के पास में एक वेल टेस्टेड फॉर्मूला, बहुत पक्का, जिसको टेस्टेड कह सके, डूइंग इज लर्निंग, डूइंग इज लर्निंग, तो उसको पहले हम एक्सचेंज करें। जैसे मैंने कोई चीज करके देखी है, मैं दावे के साथ में आपको करके बताऊंगा, आप तो ये धीरे धीरे पहले हम एक दूसरे को करके देखेंगे, दिखाएंगे। जैसे पोषण वाटिका है, बायोगैस है, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, सस्टेनेबल जो भी है, तो सर मैं सबसे पहले न्योता देता हूं कि मैं आप सबके यहाँ एक एक बायोगैस प्लांट लगाने की एक नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। और भले ही चाहे अगली साल नवंबर तक लगे, मैं सबके यहाँ एक एक बायोगैस प्लांट आपके यहाँ या आप जहां भी चाहते हो, जहां अवेलेबिलिटी हो, स्पेस हो, गाय भैंस हो, रख रखाव हो, जहां यूज हो सके, हम करेंगे। मीणा जी हम बिल्कुल करेंगे, वी आर फॉर इट। आज ही आपका नंबर ले लेते हैं और इन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और हम जैसी ग्रामीण कम्युनिटी के लिए एक नया आर्थिक उत्थान होगा ये। सर बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ लास्ट में सर, आज हम संयोग से मिले हैं, अगली बार मैं योग करके, मतलब प्रयास करके और बायोगैस को लेके आप सबसे इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। और ये मेरे लिए एक कोर्स, एक एक्शन मिल गया, और अब मैं बस इसमें लग जाऊंगा। वाह वाह, थैंक यू। तो आज हम करते हैं सर, 9 बजे इसका टाइम बंद होने का है, इसलिए जी मुरारी जी कुछ। सर नंबर, सबके नंबर शेयर करने, जैसे मीणा जी का है ये नंबर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करने की बात कर रहे हैं। चैट बॉक्स में डाल देना मुरारी, हाँ मीणा जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना, और पूरन जी ने जोड़ा है तो उनके पास में भी इनका नंबर है। ओके सर, थैंक यू। ये बहुत ही बेहतरीन ग्रुप आज बना है, लगभग सारे ही मास्टर्स हैं अपने विषय के। तो हम फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, महीने में एक बार तो जूम पे मिलेंगे, और बीच में विजिट करेंगे एक दूसरे के स्थान को। थैंक यू सर। अभी क्लोज किया जाता है इस बात को, और इन सब के नंबर हम इकट्ठे करके ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे। जय हिंद सर, आपकी पोषण वाटिका में जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि सर, सभी को प्रणाम सादर। सबको शुभ रात्रि जी, बहुत बहुत आनंद आया आज की बातों में। थैंक यू वासर, थैंक यू। नाउ यू कैन क्लोज। ओके सर, थैंक यू।